औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट प्रिंसिपल्स, आप कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर रिकॉर्डिंग द डेबिट्स एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, that which transaction will be recorded as debit and which transaction will be recorded as credit. Today it's our 8th lecture and we are studying the transaction analysis, and we have already discussed about that what is transaction and what is meant by account, and how the accounting equation is affected by different business transactions, and different transactions occurs we have discussed, and some brings an increase in one element and one bring the decrease in another element, and some transactions brings the increase in both element and some brings the decrease in both elements. So different transactions occurs, but accounting equation says that whichever transaction occur, but debit side must be equal to the credit side. तो हम आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंट रूल्स डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के। अच्छा, ये आगे हमने जितनी भी क्वेश्चंस करने हैं और उसमें हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जिस स्टूडेंट्स को ये 7 रूल्स नहीं आते डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के, तो वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये नहीं है कि आगे आपने इनको जो है रट्टा लगाना है, बल्कि ये कॉन्सेप्चुअल हैं। एक दफ़ा आप एक इन रूल्स को ज़हनशीं कर लें तो जितने भी हमने आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो इसी के ऊपर बेस करते हैं, और आप इजीली एक कॉन्सेप्ट गेन कर सकेंगे और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा कि डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है और उसमें डेबिट्स एंड क्रेडिट्स क्या होते हैं, हमने पहले उनको समझा, ठीक है। और इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इन डेबिट्स एंड क्रेडिट रूल्स की रिकॉर्डिंग कैसे, जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या हैं। तो अकाउंटिंग में 7 रूल्स हैं इन 7 डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनके गिर्द हमारी पूरी अकाउंटिंग आप यूँ कहने घूमती है। तो 5 हमारे मेन एलिमेंट हैं: एसेट, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। ये 5 हमारे एलिमेंट हैं, या आप यूँ कह लें कि इन्हीं के इर्द गिर्द ही हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है रिवॉल्व करते हैं। हम जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कोई भी है, वो कोई ना कोई इन 5 में से या इन 5 के किसी भी सब डिविजन्स के साथ वो रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। आज के हमारे लेक्चर की सारी डिटेल ही इन्हीं 5 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमेगी कि इन 5 एलिमेंट्स की जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो इनमें इंक्रीज आता है या डिक्रीज आता है, तो उन कब किसको हमने डेबिट रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। तो इन्हीं 7 रूल्स को आप ज़हनशीं कर लें, तो यही ही आप यूँ समझ लें कि बुनियाद है आपके आगे वाले टॉपिक्स की और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो एक शॉर्ट सी आपको मैं टिप दे रही हूँ कि यहाँ पे जब भी एसेट और एक्सपेंस ये दोनों जब भी इंक्रीज इनमें आएगा, तो हम इस इंक्रीज को डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़, यानी कि एसेट है, एसेट हमारी जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे असासाए जात में इजाफा होगा, तो हम उनको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में। और अखराजात भी इसी तरह हमारे जब ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो हम उनको भी डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह कोई भी चीज़, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है कि जिससे हमारे असासाए जात में या हमारे अखराजात में कमी आई है, तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं, हमारे लायबिलिटी है, ओनर्स इक्विटी है या रेवेन्यू है, ये तीनों इस रूल्स का अपोजिट हैं। यानी कि जब हमारे एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो हम इनको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, जबकि ये तीनों बिल्कुल इनका अपोजिट हैं। ये तीनों जब भी इनमें इंक्रीज आएगा तो उनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं,
ठीक है। और इन तीनों में जब भी जो है डिक्रीज आएगा तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपने इन रूल्स को जहनशी करना है, ठीक है, कि एसेट और हमारे एक्सपेंस जो हैं ये दोनों जब भी इंक्रीज होंगे, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन, हमने आगे डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें हम ये देखेंगे किसी ट्रांजैक्शन में कोई भी एसेट है अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो हम उसको उसके अकाउंट में जाके डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो उसमें कमी आ रही है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हमारे जो डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं, डिफरेंट हमने चारों एक्सपेंसेस को डिटेल से पढ़ा था पिछली लेक्चर्स में कि 4 किस्म के हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो उन एक्सपेंसेस का कोई भी एक्सपेंस हमारा है अगर उसमें इंक्रीज आया है तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, अगर डिक्रीज आया है तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। और इसी रूल का बिल्कुल उलट है ये इन तीनों का, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी और रेवेन्यू। अब हम इसी स्लाइड को आगे 1 बाय 1 हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। एसेट का अलग से पढ़ते हैं, फिर लायबिलिटी का पढ़ेंगे, फिर हम ओनर इक्विटी का पढ़ेंगे, फिर हम एक्सपेंस का पढ़ेंगे, फिर हम रेवेन्यू का पढ़ेंगे, फिर हमने जो ड्राइंग्स पढ़ी थी उनका हम पढ़ेंगे, और फिर आखिर में जाके हम ये देखेंगे कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट्स, तो कैसे हम अकाउंट को बैलेंस करते हैं, और अगर हमारा एक साइड बैलेंस ज़्यादा है या कम है तो उसको किसको हम डेबिट बैलेंस करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड की निस्बत ज़्यादा है तो जो रिमेन्स है वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसकी हम आगे फर्दर डिटेल पढ़ते हैं 1 बाय 1 सारी स्लाइड्स में। 7 रूल्स हैं इसके, हम आज 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के। इसी तरह जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि आपने टी अकाउंट बनाना है, ठीक है, कोई भी आपने अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम स्टार्ट यहाँ पे लेते हैं अपने नंबर 1 एसेट एलिमेंट से। एसेट का कोई भी हमने अकाउंट बनाना है टी की शक्ल में, और उसकी लेफ्ट साइड पे आपने डेबिट रिकॉर्ड करना है और राइट साइड पे आपने क्रेडिट लिखना है, ठीक है। तो हम रूल पढ़ चुके हैं। रूल क्या कहते हैं हमारा एसेट का, कि जब हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी वजह से हमारे एसेट में इंक्रीज आया है तो उसको हम यहाँ पे डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिससे हमारे एसेट में कमी आई है तो उसको हम क्रेडिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम आगे एक एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको देखते हैं कि जिस तरह देखें ये एक ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें आपने एक परचेज़ किए हैं क्या, ऑफिस सप्लाईज, यानी कि ये डिफरेंट जितने भी हमारी जो ऑफिस की ऐसे आप कह रहे हैं यूज़ होते हैं डेली बेसिस पे, स्टेपलर्स हैं, मार्कर्स हैं, स्टेशनरी का आइटम्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट ये स्टेपलर पिन्स वगैरह हो गई। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको ख़रीदा है तो ट्रांजैक्शन आकर हो गई, ठीक है। पिछली स्लाइड्स में हमने लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी आप ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हैं तो 3 क्वेश्चन हमेशा आपने ज़हनशीं करने हैं कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। पहले तो आपने उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि ये देखना है कि कौन से हमारे अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, यानी कि एसेट अकाउंट इफेक्ट हुआ है, लाइबिलिटी हुआ है, ओनर्स इक्विटी हुआ है। तो यहाँ पे हमने उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। हमारी इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो हमारा कैश, हमने खरीदो फरोख्त जो की है, ऑफिस सप्लाईज को ख़रीदा है तो साथ में हमने पेमेंट की है कैश की, तो 2 हमारे अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हुआ है, एक ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट इफेक्ट हुआ है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कैश क्या है हमारा, एसेट है, ऑफिस सप्लाईज क्या है, यानी कि किस अकाउंट के हेड में आ रहे हैं, एसेट के, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें इफेक्ट हुई हैं, कैश और ऑफिस सप्लाईज, पर हैं कौन से एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, एसेट के अकाउंट से। अब हम दोनों की अलग अलग रिकॉर्डिंग करेंगे, कैश की अलग से और ऑफिस सप्लाईज की अलग से। कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब ये देखें, कैश का हमने अलग से टी अकाउंट बनाया है, ऑफिस सप्लाईज का अलग से टी अकाउंट बनाया है, ठीक है, दोनों में। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास आई है और कौन सी चीज़ हमसे चली गई है। तो हमने ख़रीदो फरोख्त की है तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस सप्लाईज हमारे पास आए हैं और कैश हमारे हाथों से चला गया है। तो अब यहाँ पे आपने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना है कि ऑफिस सप्लाईज में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। तो हमने ख़रीदे हैं तो ऑफिस सप्लाईज आपके पास क्या हुए हैं, यहाँ पे ख़रीदो फरोख्त की हुई थी ट्रांजैक्शन, तो ऑफिस सप्लाईज में इंक्रीज आया है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि जो
ट्रांजैक्शन आपके एसेट में इंक्रीज लाती है, जो रूल फर्स्ट है उसके मुताबिक हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो आप ये देखें कि जो 800 की अमाउंट है यानी कि इसकी कीमत है ऑफिस सप्लाईज की, वो हमने डेबिट वाली साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे आपने लिखनी है। इसी तरह आपने फिर जो हमारा दूसरा अकाउंट इफेक्ट हुआ था वो था कैश। तो भी कैश में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। तो पेमेंट की थी कैश की, तो कैश आपके हाथों से चला गया यानी कि कैश में कमी आ गई। ठीक है, कैश के अकाउंट में हमने ये कहा कि कैश क्या था, एसेट, और अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो देखें हमने कैश वाले अकाउंट में उसको क्रेडिट वाली साइड पे रिकॉर्ड किया 800 की अमाउंट को। ठीक है, अब हम चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 में क्या कहते हैं, डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि डेबिट साइड जो है हमारी मस्ट बी इक्वल टू, यानी कि दोनों अकाउंट्स में उसने इफेक्ट डाला। एक अकाउंट में इंक्रीज लाया है, दूसरे अकाउंट में डिक्रीज लाया है। इंक्रीज किसके अकाउंट में आया है, ऑफिस सप्लाईज में। डिक्रीज किसके अकाउंट में आया है, कैश के अकाउंट में। ठीक है, तो दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई, यानी कि एक में इंक्रीज और दूसरी में डिक्रीज। अगर दोनों का बैलेंस करें तो 0 है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एलिमेंट की तरफ यानी कि लायबिलिटी की तरफ, कि लायबिलिटी में क्या इम्पैक्ट आता है इनका। एसेट का हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लायबिलिटी अकाउंट की तरफ। तो हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी अकाउंट है या रेवेन्यू है या ओनर्स इक्विटी है, ये एसेट और एक्सपेंस का बिल्कुल उलट है। एसेट में जब इंक्रीज आती है तो हम डेबिट करते हैं, इधर हम लायबिलिटी में जिस चीज़ में इंक्रीज आएगा उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, और जो उसमें डिक्रीज आएगा वो आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड। अब इसकी हम एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक इक्विपमेंट ख़रीदा है ऑफिस के लिए, फोटोकॉपियर की ये मशीन है और आपने ख़रीदी है, लेकिन आपने कैश पे पेमेंट नहीं की, आपने उधार पे ख़रीदी है। तो जब आपने ये ट्रांजैक्शन की है तो आपने सबसे पहले आपने एनालाइज करना है, ओ व्हाट हैपेंड। तो एक ट्रांजैक्शन हो गई जिसमें आपने एक फोटोकॉपियर की मशीन ख़रीद ली और साथ में अपने सर के ऊपर उधार भी चढ़ा लिया। तो जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो क्या है, आपका एसेट है, यानी कि आपकी असासाइजात में क्या हो गया, इजाफा हो गया। और साथ में आपने अपने सर के ऊपर जो उधार चढ़ाया है तो इसका मतलब यह है कि साथ में लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। फिर आपने अब जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो इनके रूल्स को सामने रखना है कि किस चीज़ में इंक्रीज हुआ है और किस चीज़ में डिक्रीज हुआ है। अब वही वाली बात है कि आपने सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन में एनालाइज करना है कि कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ है। जब भी आपने जो भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी है वही सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। ठीक है, कि आपने अकाउंट को पहले आइडेंटिफाई करना है। इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक एसेट का, एक लायबिलिटी का। एसेट कौन सा था, इक्विपमेंट था, और लायबिलिटी कौन सी आपने जनरेट की, उधार पे जो आपने उस पर ख़रीदा है, तो अकाउंट पेएबल आपने जनरेट कर दिए। ठीक है, यानी कि आपने एक आइडेंटिफाई करना है कि इक्विपमेंट क्या है, एसेट है, अकाउंट पेएबल क्या है, लायबिलिटी है, यानी कि इन 2 अकाउंट्स को आपने इफेक्ट करना है। फिर आपने अब इन दोनों के रूल्स को ज़हनशीं करना है कि एसेट का रूल क्या कहता है और लायबिलिटी का रूल क्या कहता है। एसेट इसमें अगर इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज हुआ है तो उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी भी यही कहती है कि लायबिलिटी में जब इंक्रीज आता है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं और जब उसमें डिक्रीज आता है तो हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आपने इसने देखा है कि क्या चीज़ इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, उसके मुताबिक हम जाके डेबिट वाली साइड पे जाके टी अकाउंट में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये देखें, इक्विपमेंट का अपना टी अकाउंट हमने बनाया है, अकाउंट पेएबल का अपना हमने अकाउंट बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका रूल्स यही बता रहा है कि इक्विपमेंट में अगर इंक्रीज आया है तो उसको हम डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और अकाउंट पेएबल भी हमारे बढ़ गए हैं तो उसको हम अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने इसकी आइडेंटिफाई करना है कि इक्विपमेंट में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्विपमेंट में आपने ख़रीदा है तो आपके पास आया है तो आपके असासाइजात में इजाफा हुआ है, मींस के आपके एसेट में इंक्रीज आया है, एंड अकॉर्डिंग टू रूल इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो देखें हमने इक्विपमेंट की डेबिट वाली साइड पे उसकी अमाउंट को लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे अकाउंट की तरफ जो हमारा है अकाउंट पेएबल। उसको हमने देखना है कि इसमें इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। आपने उधार पे चीज़ खरीदी है, आपने लायबिलिटी जनरेट कर दी, यानी कि लायबिलिटी में इंक्रीज आया।
लायबिलिटी का रूल क्या कहता है कि जब भी लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होंगी, ठीक है, उसको आपने क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, जब भी डिक्रीज होंगी तो उसको आपने डेबिट रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो आपने उसको क्रेडिट वाली साइड पे जाके रिकॉर्ड करना है। ये देखें, हमने उसकी क्रेडिट साइड हमेशा हमारी राइट साइड होती है, तो आपने यहाँ पे जाके 3000 की अमाउंट लिख दी। अब हमने दोनों साइड्स को इक्वल करना है, यानी कि दोनों अकाउंट्स की अमाउंट को इक्वल करना है। तो इक्विपमेंट और दोनों साइड्स जो हैं वो डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। ये देखें, जब इसका बैलेंस हम करेंगे तो दोनों का बैलेंस 0 आएगा, ठीक है, यानी कि डेबिट वाली साइड जो है वो क्रेडिट वाली साइड से इक्वल होनी चाहिए। अब हम चलते हैं रूल 4 की तरफ। रूल 4 यानी कि कैपिटल अकाउंट जो है हमारा, उसको हम देखते हैं कि इसकी क्या रूल है और इसका क्या इम्पैक्ट आता है और रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। और ओनर्स इक्विटी का या इसका जो है बिल्कुल लायबिलिटी की तरह ही है कि इसमें जब भी इंक्रीज आएगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जब डिक्रीज आएगा तो उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक द लायबिलिटी अकाउंट ट्रांजैक्शन। जिस तरह हमने लायबिलिटी के अकाउंट की रिकॉर्डिंग की है रूल्स के मुताबिक, इसका भी बिल्कुल सेम उसी रूल को फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मिस्टर सज्जाद हमारा जो ओनर है, ठीक है, उसने 25,000 अमाउंट की जो है अपने इन्वेस्टमेंट की है। तो अब आपने अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक तो मिस्टर सज्जाद जो है ओनर, उसका अकाउंट इफेक्ट हुआ है, दूसरा क्या है कि उसने जो इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट किया है कैश। तो 2 तरह के अकाउंट जो है हमारे इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। कैश हमारा जो है वो एसेट अकाउंट है और जो कैपिटल में इंक्रीज आया है ये बेसिकली कौन सा अकाउंट है, ओनर्स इक्विटी का अकाउंट है। अब हम ये देखेंगे, इनके रूल्स को देखेंगे कि ये क्या कहता है। कि वो ये कहता है कि जब भी ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज आता है, ठीक है, उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं और जब भी उसमें डिक्रीज आ जाता है तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। और कैश का तो हमें पता है कैश एसेट है, तो ये इसका अपोजिट है कि इसका जब भी ये इंक्रीज होता है एसेट में तो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और इन डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। यहाँ पे हमने ये देखा है कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है। तो उसने जब पैसा लगाया है, इसमें डाला है, तो ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज आया है एंड अकॉर्डिंग टू रूल इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो देखें, हमने जो उसके कैपिटल का अकाउंट है क्रेडिट वाली साइड में हमने 25,000 लिख दिए। उसने कैश को इन्वेस्ट किया है तो आपके एसेट भी इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज इन एसेट अकॉर्डिंग टू रूल इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो देखें, हमने 25,000 कैश के डेबिट वाली साइड पे रिकॉर्ड किए हैं। तो डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो जब आप बैलेंस करेंगे तो देखें इनका बैलेंस भी 0 होगा क्योंकि डेबिट्स इक्वल हैं क्रेडिट के। अब हम रूल 5 की तरह चलते हैं, ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग्स हम पढ़ चुके हैं कि ये वो अमाउंट होती है जो ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी के अकाउंट में से इक्विटी के अमाउंट में से विदड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि निकाल लेता है, ठीक है। तो इसमें जब भी इंक्रीज आता है, ठीक है, आपकी ड्राइंग्स में, तो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और जब भी उसमें डिक्रीज आता है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। इट्स जस्ट लाइक द एसेट अकाउंट। जिस तरह हम एसेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं जिस रूल के तहत, ड्राइंग भी उसी अकाउंट के तहत चलता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो मिस सिद्रा हैं, इन्होंने अकाउंट में से $1500 जो हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो है निकाल लिए हैं। तो जी क्या हुआ, 2 अकाउंट को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, एक तो जी ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, और एक कैश। उसने जब कैश निकाला है तो कैश में क्या आ जाएगी, ये 2 अकाउंट आपने पहले आइडेंटिफाई करने हैं। कैश आपका क्या है, एसेट अकाउंट, और ड्राइंग्स उसने निकाले हैं, किस में से निकाले हैं, ओनर्स इक्विटी में से। तो ये 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं देखते हैं कि मिस सिद्रा ने जो है वो जब अकाउंट इफेक्ट होगा तो इसमें अकॉर्डिंग टू रूल जब भी आपकी ड्राइंग्स इंक्रीज होंगी, यानी कि आपने ज़्यादा अमाउंट निकाली है, तो आप उसको डेबिट रिकॉर्ड करेंगे और जब भी उसमें कमी आएगी तो उसको आप क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह कैश जो है अकॉर्डिंग टू रूल, मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ, इंक्रीज इन एसेट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। और यहाँ पे ये देखें कि ये हमारी जो है ड्राइंग्स में तो इंक्रीज आया है क्योंकि उसने निकाले हैं तो डेबिट रिकॉर्ड होगा, लेकिन साथ में हमारा कैश कम हो गया है तो उसको हमने, कैश हमारा एसेट था तो उसको हमने क्रेडिट रिकॉर्ड किया।
रूल्स के मुताबिक डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो देखें दोनों रूल्स इफेक्ट हुए हैं, एक डेबिट हो गया एक क्रेडिट हो गया। अब रूल 6 हम चलते हैं रेवेन्यू की तरफ, जो हमारा एलिमेंट है, हमारी जो आमदन होती है, ये भी बिल्कुल लायबिलिटी या ओनर्स इक्विटी के अकाउंट के मुताबिक ही चलता है। सेम उसी तरह जिस तरह हम लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं या ओनर्स इक्विटी को रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू का अकाउंट भी उसी रूल पे फॉलो करता है। क्या कि जब भी हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होगी इसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी हमारी रेवेन्यू डिक्रीज होगी इसको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जिस तरह ये मिस सिद्रा हैं, इसने अपनी सर्विसेज परफॉर्म की हैं और उस सर्विसेज की बेस पे इसको पेमेंट की गई है, कितने की, $4500 की। ठीक है, अब जो इसने सर्विसेज पे की हैं, फॉर एग्जांपल एज अ कंसल्टेंट अगर उसने की हैं, तो वो अपनी सर्विसेज की बेस पे उसको जो आमदन मिलेगी रेवेन्यू, तो उसके लिए कैसे इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे आगे, कि दो तरह के अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए हैं। एक हमारा है एसेट अकाउंट और एक हमारा है रेवेन्यू अकाउंट। जो उसको पेमेंट मिलेगी कैश की फॉर्म में वो हमारा एसेट अकाउंट में आएगा, और जो कंसल्टिंग फ़ी जो उसको वो प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज की बेस पे, ये एक्चुअली उसकी रेवेन्यू है। रूल्स जो है, जब भी हमारी रेवेन्यू इंक्रीज होती है उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं और डिक्रीज को हम क्रेडिट करते हैं। और एसेट का वही रूल है कि इंक्रीज इन एसेट, ये इसका अपोजिट होता है रेवेन्यू का एसेट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं कि उसमें इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, जबकि वो इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है तो अकॉर्डिंग टू रूल उसको हम क्रेडिट वाले साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जो कैश हमारा है वो इंक्रीज हुआ है तो उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। और देखें अकॉर्डिंग टू रूल ये दोनों इक्वल हो गए हैं, उन्होंने भी इसी तरह हम ये देखते हैं कि अब हम उसने सर्विसेज पहले तो कैश की बेस पे फ़ौरन कर ली थी, अब उसने जो सर्विसेज परफॉर्म की हैं लेकिन उसको पेमेंट उसी टाइम नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि उस ट्रांजैक्शंस में उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उसने कहा था कि हम आपको बाद में पे कर देंगे, यानी कि उसने रिसीवेबल्स जनरेट हो गए। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि रिसीवेबल्स भी हमारे करंट एसेट ही होते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जब भी हमारे एसेट में इंक्रीज आता है उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और जो हमारी रेवेन्यू है वो जब भी हमारी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं, एंड डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 7 जो कि एक्सपेंस का अकाउंट है, और इसकी ट्रांजैक्शन कैसी है, हमने फर्स्ट स्लाइड में बिल्कुल पढ़ा था कि एसेट और एक्सपेंस बिल्कुल सेम रूल में चलते हैं कि ये दोनों जब एसेट है या एक्सपेंस है, इन दोनों में जब भी इंक्रीज आएगा हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी इनमें डिक्रीज आएगा तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देखें कि उसने जो है अपनी वेजेस पे की हैं, तनख्वाहें अपने असिस्टेंट को। ठीक है, कितने, $750। तो इसको हम कैसे, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में जो उसने पेमेंट की है वेजेस की, कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं। एक तो जो उसने पेमेंट की है तो कैश की फॉर्म में की है, कैश हमारा क्या है, एसेट अकाउंट। ठीक है, एक एसेट का अकाउंट इफेक्ट हुआ है, और जो उसने वेजेस एक्सपेंस है, अखराजात है, कौन सा उसका अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट। अब एसेट और एक्सपेंस के रूल्स को आपने याद रखना है रिकॉर्डिंग के लिए कि इसमें कौन सी चीज़ एसेट में इंक्रीज आया है, डिक्रीज आया है, एक्सपेंस में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपने पेमेंट है तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस आपका क्या हुआ है, इसमें एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, और आपने पेमेंट की है तो कैश में डिक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंस आपके इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, 750। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू रूल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो दूसरी तरफ आपका कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। देखें डेबिट साइड दोनों अकाउंट की अगर हम देखते हैं तो अगर हम बैलेंस करेंगे 750 में से 750 माइनस करें तो 0 आएगा, यानी कि दोनों साइड्स को इतना चाहिए। यहाँ पे बच्चे आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं वो उनको आखिर में हर एक की, यानी कि कैश की, लाइबिलिटी की, हर एक अकाउंट का सेपरेट जो है फिर आखिर में उसको सम अप किया जाता है कि डेली के टाइम पे जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ इस एग्जाम्पल में हमारी जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन हुई हैं, चाहे डेबिट बैलेंस में गई हैं या क्रेडिट वाली, उन सब को हम इंडिविजुअली डेट के लिहाज से, यानी कि जो फर्स्ट डेट को जो हुई, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, साथ में डेट के साथ मेंशन करके हम उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं।
और इसको हम कहते हैं फुट डेबिट एंड क्रेडिट साइड। फुट का मतलब ये होता है कि दोनों को आप टोटल करें, यानी कि एक ही अकाउंट। पहले तो हम सबको अलग अलग अकाउंट में ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर हम सबको एक हेड में रख के, यानी कि कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, यानी कि देखें हमने हर एक ट्रांजैक्शन में देखा है कि दो डिफरेंट अकाउंट अफेक्ट हो रहे थे। कहीं पे एक कैश हो रहा है तो साथ में एक्सपेंस हो रहा है, फिर कहीं पे कैश हो रहा है तो साथ में रेवेन्यू का अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि कैश जितनी भी ट्रांजैक्शन में अफेक्ट हुआ है उसको हम एक ही अकाउंट में डाल के सबकी टोटल करेंगे, ठीक है, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को। फिर हम ये देखेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो जो भी साइड ज़्यादा होगी वो वही बैलेंस होगा। तो डेबिट साइड का अगर बैलेंस ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे कि डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड जो भी इसका ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे ये क्रेडिट बैलेंस है। हमेशा लिखा जो जाता है जो साइड आपकी बड़ी होती है। तो डेबिट बैलेंस हमारा कितना था, $3500, और क्रेडिट बैलेंस कितना था हमारा 3130, ठीक है। हम इनका करेंगे, कितना बैलेंस हमारा आ गया 370 बैलेंस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कौन सी वाली साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड ज़्यादा थी क्रेडिट की निस्बत। तो जो बैलेंस है इस बैलेंस को हम क्या कहेंगे कि ये बैलेंस हमारा क्या है, डेबिट बैलेंस, ठीक है। और इसको हम डेबिट वाली साइड पे जाके लिखेंगे। ये आप इसमें देख रहे हैं कि टी अकाउंट में हमने कैश अकाउंट की डेबिट वाली साइड पे जो उसका बैलेंस था 350 का हमने लिखा है। तो अब दोनों साइड को अगर आप इसकी इक्वल करें, यानी कि फुटिंग करें, तो देखें दोनों इक्वल होंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। आपने इन 7 रूल्स को याद करना है, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगर ये नई रूल्स को याद कर पाएगा तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने आगे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, अब उसकी आपने रिकॉर्डिंग करनी है। आपको ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो जब तक आपको ये रूल्स नहीं आएंगे तो आप आगे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप इन रूल्स को केयरफुली समझें और याद करें कि कौन से रूल्स हैं, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड्स में, ये तो अब सारी मैंने एक एक एलिमेंट की डिटेल हमने विद एग्जांपल हमने पढ़ी है, और लेकिन जो उसका खुलासा जो था, बिल्कुल आप यूँ समझें कि जो फर्स्ट सेकंड स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर मैंने पांचों एलिमेंट को बड़ा शॉर्टली एक कैप्चर किया है कि उन दोनों में जब भी इंक्रीज़ आएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। इस चीज़ को अगर आप याद कर लें, उन पांचों एलिमेंट के रूल्स को, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप आगे बड़ी आसानी से जो है तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। ये होता है कि फर्स्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है, समझ नहीं आती। अगर एक बार नहीं आता तो आप उसको दूसरी बार सुने, दूसरी बार भी समझ नहीं आता तो फिर तीसरी बार फिर रिलैक्स होकर किसी टाइम पे सुने। इंशाल्लाह यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, ठीक है। खुश रहें, आबाद रहें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह